वीडियो की शुरुआत एक रहस्यमयी और तूफानी समुद्र से होती है, जहां आग और बिजली का भयानक दृश्य दिखाई देता है। वहां गु चांगशेंग आता है और उसकी पीठ दिखाई जाती है। तभी एक धमाके के साथ लाल धुआं उठता है और एक भयानक जीव सामने आता है। यह शक्तिशाली जीव विनाश का सम्राट मिये शी शेन हुआंग होता है, जो गु चांगशेंग से बात करता है। इस दौरान गु चांगशेंग के सुनहरे जूते और उसकी चाल दिखाई जाती है, जबकि आसमान में जंजीरों से बंधे तैरते हुए द्वीप नजर आते हैं। फिर गु चांगशेंग का चेहरा और उसकी गहरी आंखें दिखाई जाती हैं और उसके बाद स्क्रीन पर लिखा आता है कि अरबों साल बाद। इसके बाद दृश्य बदलकर हेवनली स्वॉर्ड दाओ संप्रदाय के भव्य दरबार में पहुंचता है, जहां बीच में एक चमकती हुई दिव्य तलवार खड़ी होती है। वहां मौजूद चौथे बुजुर्ग गु चांगशेंग को गुस्से से देखते हुए कहते हैं कि एक साधारण इंसान उनके संप्रदाय का प्रमुख नहीं बन सकता। गु चांगशेंग शांत होकर कहता है कि लाओ मू ने उन्हें पहले ही सब बता दिया होगा। तभी दूसरे बुजुर्ग अपनी छड़ी घुमाते हुए सामने आते हैं और कहते हैं कि गु चांगशेंग के गुरु ने यह बात कही थी, लेकिन प्रमुख की गद्दी पहले ही ग्रेट शिया के तीसरे राजकुमार के लिए तय हो चुकी है। तभी गु चांगशेंग की आंख में हेवनली स्वॉर्ड का निशान चमकता है। वह कहता है कि जिसे उन्होंने चुना है वह इस तलवार को संभाल नहीं सकता, लेकिन वह खुद संभाल सकता है। यह सुनकर चौथा बुजुर्ग गुस्से में चिल्लाता है कि 40,000 साल से कोई भी इस तलवार को नहीं उठा पाया। तभी दिव्य तलवार अचानक चमकने लगती है और हवा में ऊपर उठ जाती है। चौथा बुजुर्ग ताना मारकर पूछता है कि क्या सिर्फ बातें करके वह तलवार का मालिक बन जाएगा। गु चांगशेंग मुस्कुराकर कहता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले नहीं आया था, लेकिन अब वह आ गया है। दूसरा बुजुर्ग कुछ देर सोचने के बाद फैसला सुनाता है कि 3 दिन बाद जागरण अनुष्ठान होगा और अगर गु चांगशेंग तीसरे राजकुमार से बेहतर साबित हुआ तो प्रमुख की गद्दी उसी की होगी। इसके बाद गु चांगशेंग अंगड़ाई लेकर वहां से जाने लगता है और जाते जाते 3 दिन बाद होने वाले अनुष्ठान को देखने का निमंत्रण देता है। उसके जाने के बाद चौथा बुजुर्ग गुस्से में अपनी कुर्सी का हत्था तोड़ देता है और सोचता है कि यह लड़का इतना घमंडी क्यों है। तभी तीसरा बुजुर्ग बताता है कि उसने सुना है लाओ मू इस लड़के को बरियल हेवन एंशियंट अर्थ से लेकर आए हैं। चौथा बुजुर्ग हैरानी से कहता है कि वहां से तो कोई जिंदा वापस नहीं आता। दूसरा बुजुर्ग कहता है कि सच्चाई चाहे जो भी हो, फैसला अनुष्ठान में ही होगा। पांचवा बुजुर्ग भी वहीं मौजूद होता है और चौथा बुजुर्ग हंसकर कहता है कि ग्रेट शिया के तीसरे राजकुमार का मुकाबला करना गु चांगशेंग के लिए सिर्फ एक सपना है। इसके बाद दृश्य बदलकर पहाड़ों और सुंदर प्राकृतिक नज़ारों के बीच बने एक शांत घर में पहुंचता है, जहां गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां गिर रही होती हैं और एक किताब खुली रहती है। वहां होंगली नाम की सुंदर लड़की लाल कपड़ों में एक स्क्रॉल पढ़ रही होती है। वह गु चांगशेंग से पूछती है कि क्या बुजुर्गों ने प्रमुख बनने की अनुमति दे दी। गु चांगशेंग आराम से बैठकर कहता है कि जब वह कहेगा तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। होंगली बताती है कि लाओ मू ने जाते समय उससे कहा था कि वह गु चांगशेंग का ध्यान रखे, क्योंकि उसकी बातें और काम बहुत अजीब हैं। इस पर गु चांगशेंग शरारती मुस्कान के साथ कहता है कि लाओ मू ने शायद यह नहीं बताया होगा कि वह वास्तव में कौन है। होंगली वहां से जाते हुए कहती है कि वह चाहे जो भी हो, 3 दिन बाद वह उसकी रक्षा करेगी। गु चांगशेंग आराम से लेटा रहता है और एक गुलाबी फूल की पंखुड़ी उसके गाल पर गिरती है। वह धीरे से कहता है कि अगर वह उसका ध्यान रखेगी तो उसका धन्यवाद। होंगली जाते जाते रुकती है और पीछे मुड़कर उसे देखती है। फिर वह सोचती है कि इस लड़के के शरीर से इतनी अद्भुत दाव शक्ति क्यों निकल रही है। वह और भी हैरान होती है क्योंकि उसी शक्ति की वजह से फूलों की पंखुड़ियां हवा में तैरने लगती हैं और पूरा वातावरण बदल जाता है। वह सोचती है कि लाओ मू आखिर इस रहस्यमयी लड़के को कहां से लाए हैं। इसके बाद दृश्य बदलकर एक पुराने महल में पहुंचता है, जहां एक बड़ा अधिकारी या राजा कहता है कि ली हुआओ संप्रदाय की योजना तो 3 दिन बाद थी, फिर आज ही इतने अजीब संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं। वह कहता है कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह उनके परिवार के अगले 1000 साल के भविष्य का सवाल है। फिर तीसरे राजकुमार को सम्मान के साथ खड़ा दिखाया जाता है। वह कहता है कि हेवनली स्वॉर्ड दाओ संप्रदाय उनके सामने कमज़ोर है और वह आसानी से प्रमुख की गद्दी हासिल कर लेगा। इसके बाद दृश्य फिर गु चांगशेंग और होंगली के पास लौट आता है। वहां धुआं उठ रहा होता है और गु चांगशेंग शांति से लेटा रहता है, जबकि प्रकृति की शक्ति उसके चारों ओर घूम रही होती है। तभी वह आंख खोलकर होंगली को देखकर कहता है, नमस्ते होंगली बहन। होंगली उससे पूछती है कि उसके शरीर में यह दाव शक्ति कहाँ से आई। गु चांगशेंग अनजान बनकर पूछता है कि दाव क्या होता है। होंगली गुस्से में कहती है कि नाटक मत करो। वह कहता है कि उसे सच में नहीं पता। तब होंगली कहती है कि अब से वह उसके साथ रहकर अभ्यास करेगी। गु चांगशेंग मजाक में कहता है कि क्या वह इतना आसान फायदा उठाना चाहती है। फिर वह कहता है कि ठीक है, लेकिन उसे उसकी एक बात माननी होगी। होंगली पूछती है कि कौन सी बात। वह कहता है कि अभी उसने सोचा नहीं है, बाद में बताएगा। होंगली मान जाती है। गु चांगशेंग उसे समझदार लड़की कहता है तो होंगली कहती है कि उसे सीनियर कहकर बुलाए।
फिर वह पूछती है कि एक साधारण इंसान होकर उसने इतनी ऊंचाई कैसे हासिल की। गु चांगशेंग जवाब देता है कि सबसे अच्छा तरीका है शांत रहना, जैसे सोना। होंगली को लगता है कि वह मजाक कर रहा है और वह गुस्से से उसे देखने लगती है। गु चांगशेंग कहता है कि अभ्यास के बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस सो जाओ। फिर वह सोचने लगता है कि एक ही काम बार बार करना कितना मुश्किल और थका देने वाला होता है। इसके बाद वह आंखें बंद करके सो जाता है और चमकता हुआ सूरज समय बीतने का संकेत देता है। 3 दिन बीत जाते हैं और अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। जागरण अनुष्ठान का दिन आ चुका होता है और बहुत सारे लोग और शिष्य इकट्ठा हो जाते हैं। हेवनली स्वॉर्ड दाव संप्रदाय के दरबार में ऊंचे आसन पर बैठा व्यक्ति घोषणा करता है कि संप्रदाय की परीक्षा पास करने के लिए दिव्य सीढ़ियां चढ़नी होंगी। जो 30 सीढ़ियां चढ़ लेगा वह अंदर प्रवेश कर सकता है और जो 50 सीढ़ियां चढ़ लेगा वही प्रमुख बनेगा। फिर जागरण समारोह शुरू करने की घोषणा होती है और ग्रेट शिया के तीसरे राजकुमार को सबसे पहले सीढ़ियां चढ़ने के लिए बुलाया जाता है। तीसरा राजकुमार तेजी और ताकत के साथ सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। लोग उसकी शक्ति देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे अपना भविष्य का सबसे बड़ा वरिष्ठ शिष्य मानने लगते हैं। वह तेजी से ऊपर बढ़ता रहता है। उसी समय गु चांगशेंग दरबार के बाहर शांत खड़ा होकर कहता है कि इतनी जल्दी किस बात की है, अभी तो मैं प्रमुख बनने आया ही हूँ। तीसरा राजकुमार पूरी ताकत से सीढ़ियां चढ़ता रहता है और सभी लोग गर्व से उसे देखते रहते हैं। तभी चौथा बुजुर्ग गुस्से में चिल्लाकर गु चांगशेंग को तुरंत परीक्षा में शामिल होने का आदेश देता है। गु चांगशेंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहता है कि बुजुर्ग समय के कितने पक्के हैं जो उसका स्वागत करने खुद आ गए। चौथा बुजुर्ग गुस्से से कहता है कि अगर वह यहाँ तमाशा करने आया है तो तुरंत चला जाए, नहीं तो वह उसके गुरु का भी सम्मान नहीं करेगा। वह यह भी कहता है कि उसके जैसे साधारण इंसान की तीसरे राजकुमार के सामने कोई हैसियत नहीं है। तभी तीसरा राजकुमार सीढ़ियां चढ़ते हुए रुकता है और बुजुर्गों से कहता है कि परीक्षा शुरू करें, क्योंकि उसे उस साधारण इंसान से कोई डर नहीं जो उसकी गद्दी छीनने आया है। फिर वह घमंड से कहता है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब वह लड़का बहुत कमज़ोर है और वह ताने मारते हुए गु चांगशेंग की तरफ देखता है। गु चांगशेंग पूरी शांति से उसकी तरफ देखता रहता है और फिर आगे बढ़ता है। दोनों के बीच बातचीत जारी रहती है। इसके बाद चमकती हुई दिव्य सीढ़ियां दिखाई जाती हैं जो परीक्षा की कठिनाई को दिखाती हैं। आखिर में तीसरा राजकुमार मुस्कुराकर कहता है कि क्या दिव्य सीढ़ियां बस इतनी ही कठिन हैं? यह तो बहुत आसान है। गु चांगशेंग सीढ़ियों के पास खड़ा होता है और आसमान में एक सुनहरा कमल चमक रहा होता है। तीसरा राजकुमार सीढ़ियां चढ़ रहा होता है और सभी लोग हैरानी से उसे देखते हैं। इसके बाद गु चांगशेंग एक सुनहरे दरवाजे के सामने खड़ा होकर ऊपर देखता है, जबकि संप्रदाय के सभी बुजुर्ग आसमान में तैरते हुए उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। बुजुर्ग आपस में बात करते हैं कि क्या गु चांगशेंग सच में प्रमुख बनना चाहता है, तो वह पूरे आत्मविश्वास और शांति से जवाब देता है। फिर वह सुनहरे दरवाजे से आगे बढ़ता है और एक लड़की उसे उम्मीद और थोड़ी चिंता के साथ देखती है। गु चांगशेंग तेजी से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है। नीचे खड़े शिष्य उसके बारे में बातें करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी तुलना तीसरे राजकुमार से करते हैं जो पहले ही 50वीं सीढ़ी तक पहुंच चुका होता है। तभी एक शिष्य शर्त लगाता है कि अगर गु चांगशेंग सफल हो गया तो वह अजीब हरकत करेगा, लेकिन उसी समय गु चांगशेंग बहुत आसानी से 10वीं सीढ़ी पर पहुंच जाता है। यह देखकर सभी शिष्य हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह बिना किसी दबाव के बहुत मजबूती और आत्मविश्वास से ऊपर चढ़ रहा होता है। फिर वह दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर आराम से 20वीं सीढ़ी भी पार कर लेता है, जिससे सभी और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। शिष्य और बुजुर्ग उसकी अद्भुत रफ्तार और क्षमता देखकर दंग रह जाते हैं और उसकी ताकत तथा योग्यता पर चर्चा करने लगते हैं कि वह कोई साधारण इंसान नहीं लगता। गु चांगशेंग बिना रुके लगातार ऊपर चढ़ता रहता है और उसके चेहरे पर पूरा सुकून दिखाई देता है। कुछ ही देर में वह तेजी से ऊपर पहुंचकर तीसरे राजकुमार के बिल्कुल पास आ जाता है, जबकि तीसरा राजकुमार बहुत मुश्किल में दिखाई देता है। यह देखकर सभी शिष्य हैरान रह जाते हैं। जिस शिष्य ने शर्त लगाई थी वह रोने लगता है, क्योंकि उसे अपनी हार साफ दिखाई देने लगती है। इसी दौरान बुजुर्ग एक छोटी लड़की को देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं कि उसमें ऐसी क्या खास बात है। फिर वे सोचने लगते हैं कि वह लड़की आखिर किस संप्रदाय से है और उसकी शक्ति का रहस्य क्या है। इसके बाद गु चांगशेंग पीछे मुड़कर तीसरे राजकुमार को देखता है, जो पसीने से भीगा हुआ अगला कदम उठाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। गु चांगशेंग मुस्कुराते हुए बहुत आसानी से उसके पास से आगे निकल जाता है। तीसरा राजकुमार गुस्से और जलन से उसे देखता रहता है, जबकि गु चांगशेंग बिना थके आगे बढ़ता रहता है। अचानक उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और वह धमाके के साथ ऊपर की ओर बढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे सीढ़ियों का दबाव उस पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा। वह लगातार ऊपर चढ़ता है और उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी और शक्तिशाली आभा बनने लगती है।
यह देखकर तीसरा राजकुमार गुस्से से चिल्लाता है क्योंकि प्रमुख बनने का उसका सपना खतरे में पड़ जाता है और बाकी शिष्य भी इस पर विश्वास नहीं कर पाते। इसके बाद गु चांगशेंग 50वीं सीढ़ी पार कर लेता है। सभी बुजुर्ग उसे सच्चा और अद्भुत प्रतिभाशाली मानते हैं। जैसे जैसे वह और ऊपर बढ़ता है उसके आसपास पुरानी यादें या शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा दिखाई देने लगती है। वह लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ता रहता है, जबकि तीसरा राजकुमार थककर गिरने लगता है और समझ जाता है कि वह हार चुका है। इसी समय नीचे खड़ी छोटी लड़की भी पूरे आत्मविश्वास के साथ सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देती है। तीसरा राजकुमार और भी ज्यादा गुस्से और निराशा में आ जाता है क्योंकि अब एक छोटी लड़की भी उससे आगे निकलने की कोशिश कर रही होती है। गु चांगशेंग बिना रुके आगे बढ़ता रहता है और आसमान का रंग बदलने लगता है। फिर वह 60वीं सीढ़ी पर पहुंच जाता है, जो इस संप्रदाय के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तभी त्यांजियान दाओजोंग के बड़े घंटे बजने लगते हैं, जो इस बात का संकेत होते हैं कि कोई बेहद शक्तिशाली व्यक्ति ऊपर पहुंच रहा है। गु चांगशेंग की सुनहरी और आध्यात्मिक शक्ति चारों ओर फैल जाती है और सभी लोग चुपचाप उसे देखते रहते हैं। घंटियों की आवाज पूरी घाटी में गूंजती है और आसमान की रोशनी सीढ़ियों पर उतर आती है। वहां मौजूद लोग और शिष्य संप्रदाय के लिए खुशी से नारे लगाने लगते हैं। बुजुर्ग उसकी अद्भुत प्रतिभा देखकर कहते हैं कि ऐसी शक्ति सदियों में केवल एक बार देखने को मिलती है। गु चांगशेंग बिना थके आराम से आगे बढ़ता रहता है और 70वीं सीढ़ी के पास पहुंच जाता है, जिसे पार करना लगभग असंभव माना जाता है। यह देखकर तीसरा राजकुमार डर और हैरानी से कांपने लगता है और पूरी तरह बेबस दिखाई देता है। फिर गु चांगशेंग सफलतापूर्वक 70वीं सीढ़ी पर कदम रखता है और एक बार फिर सुनहरी रोशनी की विशाल लहर चारों ओर फैल जाती है। शिष्य खुशी से चिल्लाने लगते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। बुजुर्ग आपस में कहते हैं कि इस तरह 70 सीढ़ियां पार करना इस संप्रदाय के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इसके बाद वे फिर उस छोटी लड़की के असाधारण हुनर की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि उसकी प्रतिभा आसमान छूने वाली है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस बीच गु चांगशेंग आखिरी कुछ सीढ़ियों की ओर बढ़ता रहता है। शिष्य सोचने लगते हैं कि शायद अब इन दिव्य सीढ़ियों का दबाव ही खत्म हो गया है, क्योंकि वह बहुत आसानी से चल रहा है। एक बुजुर्ग उसे उम्मीद भरी नजरों से देखता है और सोचता है कि वह इस संप्रदाय का भविष्य और भी उज्जवल बनाएगा। आखिरकार गु चांगशेंग आखिरी कदम रखकर सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है। तीसरा राजकुमार पूरी तरह टूट चुका होता है और निराश होकर उसे सबसे ऊपर खड़ा देखता है। गु चांगशेंग पर्वत की चोटी पर खड़े होकर चारों ओर का दृश्य देखता है और नीचे खड़ी छोटी लड़की भी उसे गर्व और उम्मीद के साथ देखती है। अंत में गु चांगशेंग पूरे सम्मान और शानदार व्यक्तित्व के साथ सबसे ऊंची जगह पर खड़ा रहता है। चांगशेंग आसमान की ओर देखते हुए कहता है, गु रेन हे जाई, और फिर वह सुनहरी सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, जहां चारों तरफ बादल और सुनहरी रोशनी फैली होती है। आसमान में सुनहरी घंटियां चमक रही होती हैं और बिजली कड़क रही होती है। तभी सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, जो बाद में सुजियांग जेनरेन के नाम से जाना जाता है, हाथ में लाठी लेकर हैरानी से आसमान की ओर देखता है। इसके बाद वह समुद्र के किनारे खड़ा दिखाई देता है, जहां सूरज डूब रहा होता है। फिर दृश्य बदलकर एक सुनहरे महल में जाता है, जहां एक बुजुर्ग सिंहासन पर बैठकर चाय पी रहा होता है और उसके पीछे सुनहरी रोशनी चमक रही होती है। इसके बाद एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़ा बादलों के समुद्र को देख रहा होता है। तभी आसमान से सुनहरी रोशनी उतरती है और उसमें से एक दिव्य गुरु हाथ में सुनहरी लाठी लिए प्रकट होते हैं। वह सुनहरे मंदिर की छत पर खड़े होते हैं, जबकि गु चांगशेंग मंदिर के अंदर खड़ा होता है। फिर वह गुरु सिर झुकाकर एक सुनहरे कमल पर बैठ जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे सुनहरी वस्त्र पहने हुए लोग मंदिर के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और उनके हाथों में लाठियां होती हैं। गु चांगशेंग उनके बीच खड़ा रहता है और ऊपर से सुनहरी रोशनी उस पर पड़ती है। मंदिर के ऊपर लटका विशाल सुनहरा घंटा बजने लगता है। फिर दृश्य दोबारा समुद्र के किनारे जाता है, जहां सुजियांग जेनरेन हैरानी और डर के साथ कहते हैं कि किसी ने सच में इस घंटे को बजा दिया। महल में बैठा बुजुर्ग मुस्कुराकर कहता है कि डोंगहुआंग दाओझौ में एक नया महान प्रतिभाशाली व्यक्ति जन्म लेने वाला है। पहाड़ पर खड़ा व्यक्ति भी इसे एक अनपेक्षित खुशी बताता है। इसके बाद स्क्रीन 3 भागों में बंट जाती है और तीनों बुजुर्ग एक साथ कहते हैं कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति उनके संप्रदाय में आना चाहिए। फिर गु चांगशेंग सुनहरे घंटे के सामने खड़ा दिखाई देता है। तभी एक सफेद चमकती हुई आत्मा उसके पास आती है और कहती है कि आप आ गए। गु चांगशेंग पूछता है कि तुम कौन हो, तो वह आत्मा झुककर उसे अपना गुरु कहकर संबोधित करती है। तभी सुनहरे कपड़े पहने एक नया युवक दौड़ता हुआ सीढ़ियों पर आता है और मंदिर में खड़े गु चांगशेंग और उस आत्मा को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद एक बड़े राज दरबार का दृश्य दिखाई देता है, जहां सैनिक राजा को बधाई देते हैं और बाकी सभी लोग भी झुककर उसका सम्मान करते हैं। राजा के चेहरे पर चिंता और गुस्सा दिखाई देता है। वह खड़ा होकर आदेश देता है कि तुरंत जाकर पता लगाओ कि त्यान